3 जुलाई है। एज सच कोई इम्पोर्टेंट डे तो नहीं है आज, लेकिन हम लोग आज के न्यूज़पेपर में आने वाले सभी आर्टिकल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। किसी को बीच में कोई प्रॉब्लम हो, कोई टर्म समझ में ना आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि मैं तो उस हिसाब से चलूंगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं क्लास में, थोड़ा सा उनके हिसाब से भी चलूंगा, जो नए हैं उनके हिसाब से भी चलूंगा। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन आपको अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बीच में पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? तो 3 जुलाई का न्यूज़पेपर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर देखो सबसे ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस एनसीएलटी ऑर्डर फॉर यूजिंग एआई जनरेटेड केस लॉ। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हुआ ये कि एक कंपनी ने 200 करोड़ का लोन लिया, ठीक है? उसने 200 करोड़ का लोन लेके 85 करोड़ रुपए लगभग उसने चुकाए नहीं, डिफॉल्ट कर दिया। अब डिफॉल्ट के केस में क्या होता है कि एनसीएलटी जा सकती है कंपनीज। एनसीएलटी क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कंपनीज के जो केसेस होते हैं उनके लिए बना हुआ है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमको बैंकरप्ट कर दो, मतलब जो जिसने लोन दिया, जिस बैंक ने लोन दिया, वो बैंक कहता है कि इनको बैंकरप्ट घोषित कर दो, यानी कि इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है जब कोई व्यक्ति अपने डेट्स को टाइम पे ना चुका पाए, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और जब यही बात कोर्ट घोषित कर दे तो उसको बोलेंगे बैंकरप्ट। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट एक्ट के अंदर इसको इंसॉल्वेंट घोषित करने की, बैंकरप्ट घोषित करने की बात थी। तो इसके अंदर जो वकील साहब थे उन्होंने कुछ केस लॉ लगाए, जजमेंट्स लगाए। जजमेंट जो लगाते हैं, केस लॉ जो लगाते हैं कोर्ट के अंदर, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि सिमिलर केस में पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये कुछ ऑर्डर पास कर चुके हैं, जजमेंट पास कर चुके हैं, तो उसके आधार पे ये वाली कोर्ट भी सेम ऑर्डर पास कर दे, ये कहते हुए क्या लगाए जाते हैं? जजमेंट लगाए जाते हैं। तो कुछ जजमेंट लगाए जिसपे रिलाई करके एनसीआरटी ने क्या किया? जजमेंट पास कर दिया। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट, तो पता चला कि जो केस लॉ लगाए गए थे वो केस लॉ कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं है, वो एआई से जनरेट करवा के फर्जी केस लॉज इसके अंदर लगाए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए कहा है कि ये सारी कहानी हो गई, जो कहानी अभी तक हमने सुनी। इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेक प्रेसिडेंट में हार्म रूल ऑफ लॉ। अगर फेक प्रेसिडेंट हम लोग देने लगे और फेक प्रेसिडेंट को जांचने का कोई तरीका कोर्ट ने डेवलप नहीं किया, तो क्या होगा भाई? जो मेरे फेवर का होगा वैसा केस लॉ एआई से बनवा के मैं दे दूंगा, और उसी हिसाब से मेरे हिसाब से ऑर्डर हो जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ कहां रह जाएगा? ठीक है, जीरो टॉलरेंस अप्रोच। कह रहे हेलो से एक वर्ड यूज किया, हेलुसिनेटेड लीगल मटेरियल। हेलुसिनेटेड मतलब जब हमको कुछ कोई ऐसी चीज दिखाई देने लगे जो नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे हम लोग सन की तरफ देखते हैं तो कई बार जैसे बादल होते हैं तो उसके चारों ओर एक रिंग दिखाई देती है, उसको बोलते हैं हेलो, ठीक है? तो हेलो वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमको दिखाई देता है। तो कोई ऐसी चीज जो है नहीं लेकिन हमको दिखाई दे रही है, या जो जैसी दिखाई दे रही है वो वैसी नहीं है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि हेलुसिनेटेड लीगल मटेरियल यहां पर पेश किया गया। तो यहां पर बार काउंसिल को, बेंच को, सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा कि फेक केसेस ना आए। ह्यूमन ओवरसाइट इज एसेंशियल। अब एआई से जनरेट करा के आप कुछ भी फाइल कर दो, या एआई से टेस्ट करके कोर्ट कुछ भी, सुपास है जैसे, सुपास ऐप है जिसके अंदर रिसर्च के लिए जजेस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लीगल रिसर्च के लिए। अब वो डिसीजन तो नहीं ले सकता ना, अगर उसी से डिसीजन लेने लग गए तो ह्यूमन ओवरसाइट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है? इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, कि भाई कोई केस लॉ आ रहा है, कोई लीगल अथॉरिटी आ रही है, लीगल अथॉरिटी भी बोलते हैं उसको, केस लॉ को, प्रेसिडेंट को, ठीक है? कोई लीगल अथॉरिटी पेश कर रहा है कोर्ट में, तो एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जो उसको क्या कर सके? चेक कर सके कि क्या वो सही केस लॉ है, क्या वो सही प्रेसिडेंट है, क्या ऐसा सही में हुआ भी था, या वो फर्जी केस लॉ है, ठीक है? एआई हेलुसिनेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि फेक, जब इधर दिया तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आपका 2 मिनट का ही छूटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो इधर ध्यान दो।
अभी तुम बातों में लग जाते। ठीक है, तो एआई हेलुसिनेशन क्या है? एआई हेलुसिनेशन, जब एआई हमारे सामने ऐसी चीजें पेश करने लगे जो देखने में असली लगे लेकिन असली ना हो, तो उसको बोलेंगे एआई हेलुसिनेशन। ठीक है, आज पूरा का पूरा टॉपिक एआई पे रहने वाला है। ठीक है, तो जुडिशरी के साथ लिंक करते हैं तो सुवास सुपास ई कोर्ट प्रोजेक्ट है, इसको आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, ड्राफ्ट एआई रेगुलेशन फॉर कोर्ट 2026, ये बोला है कोर्ट ने। ठीक है, क्या करने के लिए? एआई सिस्टम में असिस्ट ओनली इन एन असिस्टिव कैपेसिटी, इट कैन नॉट बी अ डिसीजन मेकिंग टूल, इससे डिसीजन नहीं लिए जा सकते, इस ये सिर्फ असिस्टेंट्स के लिए है। इट कैन नॉट रिप्लेस और सप्लेंट अ जज, जज को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन टच, एम्पैथी, वहां पर बहुत सारी चीजें जरूरी है। हाँ, एआई असिस्टेड फाइलिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, ये लाने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, डिस्क्लोज करना है क्या? कि एआई फाइलिंग है, एआई असिस्टेड फाइलिंग है, मैं कोई चीज फाइल कर रहा हूं तो उसमें एआई का मैंने असिस्टेंस लिया, ऐसा मुझे बताना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने पीछे कहा था कि अगर तुम एआई से जनरेटेड कोई भी कंटेंट अपलोड करोगे तो उसमें नीचे लिखना पड़ेगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट है। ठीक है, ताकि डीप फेक और रियल वीडियोस के अंदर डिफरेंशिएट किया जा सके, हालांकि अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। ठीक है, यूज ऑफ एआई इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग इज प्रोहिबिटेड और ह्यूमन ओवरसाइट मस्ट रिमेन सेंट्रल टू द एडजुडिकेशन, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए जरूरी क्या है? ह्यूमन ओवरसाइट, ह्यूमन ओवरसाइट इज नेसेसरी। अब जुडिशरी के अंदर एआई क्या किस किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये एप्स जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। सुपास, सुपास क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सुपास, पेस, सुपेस भी कह सकते हो, पेस बढ़ाएगा कोर्ट की। अब पेस कैसे बढ़ाएगा? एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे करेगा? रिसर्च में हेल्प करके, हेल्प जजेस इन लीगल रिसर्च, असिस्ट इन फाइंडिंग रेलिवेंट फैक्ट्स, हेल्प इन डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कैन सपोर्ट प्रेसिडेंट सर्च। तो प्रेसिडेंट को सर्च करने के लिए, इन सब कामों के लिए, रिसर्च के लिए क्या है? सुपेस। उसके अलावा सुवास है, सुवास क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा सब। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है, अनुवाद करता है यानी कि ट्रांसलेशन करता है। तो जजमेंट हो गए, ऑर्डर हो गए, और किसी दूसरी भाषा में आ रहा है, तमिल में आ रहा है, तेलुगु में आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया है और बहुत डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ, तो अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज में प्रैक्टिस होती है। जैसे यूपी के अंदर हिंदी में चलता है, दिल्ली के अंदर इंग्लिश में चलता है, पंजाब के अंदर पंजाबी में चलता है, तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या है? सुबास। ठीक है, इसके अलावा ई कोड प्रोजेक्ट है, ये डिजिटल कोड का प्रोजेक्ट है, डिजिटलाइजेशन का प्रोजेक्ट है ये, लेकिन इसके अंदर भी एआई इंटीग्रेट होने जा रहा है। इससे हम ई कोर्ट पोर्टल जो होता है उसके अंदर हम ई फाइलिंग कर सकते हैं, कोई चालान भरना है चालान भर सकते हैं, कोई पेनल्टी भरनी है पेनल्टी भर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट अटेंड करना है, वर्चुअल कोर्ट्स को अटेंड करना है, डिजिटल कोर्ट रिकॉर्ड्स को हमको देखना है कि कोर्ट के हमारे केस में क्या चल रहा है, किस स्टेज पे है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे केस के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको ई कोर्ट पोर्टल पे मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एनजेडीजी को क्रिएट किया गया है। ये क्या करता है? रियल टाइम डेटा ऑन केस पेंडेंसी बताएगा, मॉनिटरिंग करेगा कोर्ट की, और डेटा ड्रिवन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक लाइव ट्रांसक्रिप्शन है। लाइव ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं बयान दे रहा हूं तो मेरी ट्रांसक्रिप्ट को वो रिकॉर्ड करता जाएगा, एआई असिस्टेड है, एआई असिस्टेड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। कोर्ट प्रोसीडिंग को क्या करेगा? टेक्स्ट में कन्वर्ट करता जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट ओरल आर्ग्यूमेंट इन रिटन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी को, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि बयान कुछ दिया और वहां जो टाइपिस्ट बैठा उसने टाइप कुछ और कर दिया और फिर बाद में साइन करा लिया, कौन पढ़ता है? तो वो चीजें क्या है कि कई बार गड़बड़ हो जाती हैं। तो उसमें क्या होगा, यहां से हमने बोला एआई उसको क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, तो एक्यूरेट रिकॉर्ड उसके अंदर क्रिएट होगा। ओपन कोर्ट प्रिंसिपल, ओपन कोर्ट प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। ओपन कोर्ट यानी कि सभी चीजें ओपन होनी चाहिए, सभी चीजें सबके सामने होनी चाहिए, कुछ भी इसके अंदर वैसे नहीं होना चाहिए कि पर्दे के पीछे हो रहा है। बेटर आर्काइवल ऑफ प्रोसीडिंग्स, आर्काइव्स क्रिएट करेगा, है ना, रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगा। डिजिटल कोर्ट 2.1
एक ये चल रहा है। इसके अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है, ये किस लिए है पहले ये देख लें। पेपरलेस एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कोड फंक्शनिंग के लिए, पेपरलेस कोड बनाने के लिए डिजिटल कोड 2.1। इसके अंदर ASR श्रुति है एक, जो वॉइस से टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करके देगा सवाल, और पाणिनि है। पाणिनि क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। पाणिनि ट्रांसलेशन के लिए है, और ASR श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, ये सुन के क्या करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड द क्रॉस एट द क्रॉस रोड। अब इसके अंदर ये वही बात कर रहे हैं, हम लोग कई बार इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद। शर्जील इमाम कौन है, कोई बताएगा मेरे को, शर्जील इमाम और उमर खालिद कौन है ये? हाँ, टेररिस्ट, टेररिस्ट एक्ट के उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, वो भी उस पर भी आएंगे। कोई बताएगा मेरे को ऑनलाइन, उमर खालिद? जी आयुषी जी, उमर खालिद के बारे में सुना है, कौन है उमर खालिद? यस सर, जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं सर। जेएनयू ये के लोग स्टूडेंट्स हैं। ये तो लोग पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने वो किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। हम्म, तो आई थिंक ज्यादा इनके बारे में सिटीजनशिप वाला जब एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम्म, उस टाइम पे इनको आई थिंक अरेस्ट किया गया था। हम्म। देखो हुआ क्या था, ये जेएनयू के स्टूडेंट थे कुछ, और दिल्ली में एक है शाहीन बाग, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था सीए एनआरसी को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था। कब? प्री कोविड एरा में। तो प्री कोविड एरा में क्या हुआ, उस समय पर इंडिया ने G20 का समिट भी होस्ट किया था। तो G20 का समिट भी चल रहा था और उधर प्रोटेस्ट चल रहा था। तो G20 के समिट को ये कहते हुए कि अच्छा, पुलिस का इसके अंदर क्या एलिगेशन है, पुलिस का एलिगेशन है कि एक इतना इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट चल रहा था जिसको डिस्टर्ब करने के लिए ये बच्चे वहां पर, ये लोग वहां पर बैठे थे, और इसलिए इनके ऊपर टेररिस्ट के चार्जेस लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया था, टू कट ऑफ द चिकन नेक। टू कट ऑफ द चिकन नेक का क्या मतलब है, नॉर्थ ईस्ट वाला चिकन नेक, जो एक पतला सा कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के एरिया को इंडिया से जोड़ता है। ठीक है, इन्होंने कहा टू कट ऑफ द चिकन नेक। उसको पुलिस ने कैसे, या पुलिस ने अभी तो पुलिस ने इंटरप्रेट किया है, तो पुलिस ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, पुलिस ने उसको इंटरप्रेट किया अगेंस्ट द सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि सप्लाई चेन कट हो जाएगी। अगर सप्लाई चेन कट हो गई तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा है। ये कहते हुए इनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट यूएपीए के अंदर इनको अरेस्ट कर दिया। यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अब 5 साल से ज्यादा हो गए, 6 साल के आसपास हो गए इन लोगों को जेल के अंदर है, इनका ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। ठीक है, जिन्होंने राइट्स किए थे वो तो छुट गए। इनके ऊपर ये भी चार्ज है कि इन्होंने राइट्स को भड़काया अबेटमेंट के लिए। इनके ऊपर अभी तक देखो, अगर वैसे देखें प्रोसीजरली तो कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, इलीगल कुछ नहीं है। इनको अंदर रख, जो अभी तक अंदर जेल के अंदर है ये, उसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। कैसे? प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। यूएपीए क्या करता है, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम को इंक्रीज कर देता है। वैसे अगर हम बीएनएसएस के अंदर देखें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर देखें, तो मैक्सिमम 90 दिन के अंदर क्या करना है, पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके चार्जशीट फाइल कर देनी है, या फिर फाइनल रिपोर्ट फाइल कर देनी है। फाइनल रिपोर्ट फाइल करेंगे जब उनको कुछ नहीं मिला, चार्जशीट फाइल करेंगे जब उनको लगता है कि इसके अंदर चार्जेस बनते हैं। ठीक है, पुलिस ने अपना काम कर दिया, हालांकि वो 180 दिन के अंदर नहीं हुआ, वो डिलेड था। ठीक है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल
कर दी, चार्जेस अभी तक फ्रेम नहीं हुए। चार्जेस फ्रेम होंगे उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है सबसे पहले, याद रखो। फिर क्या होता है, कोर्ट में फाइल जाती है, चार्जशीट जाती है, फिर कोर्ट क्या करती है, उसमें इंक्वायरी करती है, और इंक्वायरी करने के बाद फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। तो अभी तक इसमें चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, 6 साल हो गए, तो कुछ भी गलत नहीं है। और यूएपीए कहता है, यूएपीए कहता है, दो कंडीशन लगाता है बेल देने के लिए। दो कंडीशन क्या लगाता है, पहली कंडीशन है कि अगर आपको बेल चाहिए तो सबसे पहले जो जज है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो पुलिस की तरफ से वकील है, जो स्टेट की तरफ से एडवोकेट है, सबसे पहले उसको सुनेगा। वो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया कि ये एलिगेशंस हैं, फिर उसके बाद डिफेंस के एडवोकेट को सुनेगा, और अगर तो फिर उसके बाद वो कोर्ट जो है पुलिस डायरी पढ़ेगा, या चार्जशीट अगर आ गई है तो चार्जशीट को पढ़ेगा। और ये सब पढ़ने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बनते हैं, प्राइमा फेसी यानी कि ऊपर से देख के, अभी कोई उसके अंदर ट्रायल नहीं किया, अभी किसी भी एविडेंस को क्रॉस नहीं किया, क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया, किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया, प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि हाँ इन्होंने क्राइम किया है, तो बेल नहीं देंगे। अब बेल लेना इतना मुश्किल हो गया कि प्राइमा फेसी आपको प्रूव करना है, प्राइमा फेसी प्रूव करना है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। प्राइमा फेसी यानी कि बिना एविडेंस के कैसे प्रूव होगा। अगर पुलिस ने चार्जशीट लगाई है तो पुलिस की चार्जशीट पढ़ के तो ऊपरी तौर पे लगता ही है कि क्राइम हुआ ही होगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, अभी तक 6 साल हो गए। 3 दिन के लिए बेल मिली थी अभी पिछले महीने या पिछले 2-3 हफ्ते पहले, 3 दिन के लिए। हम्म सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल रिजेक्ट करी है इनकी। इलीगल नहीं है, मैंने कहा लीगल है, लॉ के पॉइंट पे कहीं गलत नहीं है। अनजस्ट हो सकता है, इलीगल नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ क्या है, मतलब कोर्ट्स क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, ये पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम क्या कर रहा है, ये जस्टिस करने नहीं बैठा, ये लॉ को इंप्लीमेंट करने बैठा है। जस्टिस बहुत अलग परिकल्पना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ से। कोर्ट्स का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, जस्टिस करना कोर्ट का काम नहीं है। जस्टिस करने का अधिकार ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को है, लोअर कोर्ट तो जस्टिस कर ही नहीं सकते। लोअर कोर्ट सिर्फ लॉ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उस लॉ के इंप्लीमेंटेशन से आपको जस्टिस मिल जाए तो वो एक बाय प्रोडक्ट है, उनका मकसद जस्टिस करना नहीं है। और जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट कहां कर सकता है, आर्टिकल 142 के अंदर उसको असीम शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकता है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। लेकिन वो इस्तेमाल कहां होते हैं, राम मंदिर के इशू पे, ऐसे इशूज पे वो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल नहीं करता जनरली। अभी इनकी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल रिजेक्ट करी है, देखो यहां पे लिखा भी है, the Supreme Court earlier denied bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam in the Delhi riot UAPA case, although they had already spent more than 5 years in jail without trial. बिना ट्रायल के 5 साल से ज्यादा हो गए उनको जेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूएपीए के अंदर कभी किसी को बेल दी ही नहीं गई, या इतना लंबा जब ट्रायल के लिए वेट करना पड़े किसी व्यक्ति को, तो इस वेट करने के लिए किसी को बेल नहीं दी गई। इस वेटिंग पीरियड से भी क्या होता है, इस वेटिंग पीरियड से भी जो एलिगेशंस हैं वो कम हो जाते हैं। कम क्या हो जाते हैं, मतलब कि वो बेल के स्टेज पे फिर वो एलिगेशन इतने मैटर नहीं करते जितना मैटर करता है डिले। क्यों, क्योंकि जब अभी तक साबित तो हुआ नहीं, है ना, अभी तक साबित तो हुआ नहीं, साबित क्या, ट्रायल ही नहीं हुआ, ट्रायल के बाद प्रूव होगा कि उसने क्राइम किया या नहीं किया। उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की भी सुविधा है ना। तो अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन वो 5 साल से जेल में है। अब अगर यह साबित हो जाता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया और उसको कोर्ट एक्विट कर देती है, तो जो उसके प्रेशियस 5 साल थे, करियर बनाने के 5 साल थे, वो तो उसके बर्बाद हो गए। उसके अलावा
जो उसकी पब्लिक इमेज है, जैसे मैंने उमर खालिद के बारे में पूछा तो इन्होंने सबसे पहले क्या वर्ड यूज किया, टेररिस्ट है। तो टेररिस्ट है नहीं, उसके ऊपर एलिगेशंस है टेररिज्म के, ठीक है। अब कैसे साबित होते हैं, क्या चीजें साबित होती हैं, ये तो भविष्य बताएगा कि क्या चीजें साबित होती हैं। लेकिन अभी भी, हाँ जी, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए अभी तक, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या कह रहा है कि एक तो बेल में कंसिस्टेंसी नहीं है, बेल देने में किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। फेयर ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन उठाता है ये आर्टिकल। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डिले, तो आर्टिकल 21 जो है हमारा सीधे सीधे इन्फ्रिंज हो जाता है, क्योंकि राइट टू स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। स्पीडी ट्रायल का ट्रायल ही शुरू नहीं हो रहा है यहाँ, फेयर ट्रायल होना चाहिए। उसके अलावा आर्बिटरी डिटेंशन जो हो रखी है उसके अगेंस्ट भी वो भी फंडामेंटल राइट है कि आर्बिटरी डिटेंशन नहीं होनी चाहिए किसी की, आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। डिग्निटी, आपने तो उसको आतंकवादी बोल दिया, पूरा समाज उसको आतंकवादी बोल रहा है, उसका मीडिया ट्रायल हो चुका है, मीडिया ट्रायल। और जो राइट थिंकर्स हैं, राइट विंगर्स हैं, वो तो उसको आतंकवादी मानते ही है ना। तो उसकी डिग्निटी पूरी तरीके से टारनिश हो चुकी है। ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस क्या होता है ये समझना जरूरी है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 के एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि कोई भी अपने राइट टू लाइफ जो है, किसी का भी राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कैसे? विदाउट द प्रोसीजर established बाय लॉ। अब ये जो प्रोसीजर है, क्या सरकार कुछ भी प्रोसीजर बना दे तो वो प्रोसीजर है क्या? क्या सरकार कोई भी लॉ पास कर दे कि कल से क्या होगा कि जो भी ट्यूशन जाता हुआ दिखेगा उसको 1 लीटर पेट्रोल यहां जमा कराना पड़ेगा चौराहे पे? ये प्रोसीजर है। तो ऐसा प्रोसीजर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्रेज को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि ये फ्रेज ड्यू प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा होना चाहिए? ड्यू होना चाहिए। अब ये ड्यू प्रोसेस वर्ड कहां से आया? ये ड्यू प्रोसेस वर्ड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। इस ड्यू प्रोसेस वर्ड का मतलब होता है जो प्रोसेस बनाया गया है, जो प्रोसीजर बनाया गया है वो फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी फेयर एंड जस्ट, जस्टिस करने वाला होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करे, है ना। तो बेल के लिए डिले क्यों हो रहा है आप लोगों को समझ में आ ही गया कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस बेल के अंदर ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन डिले उससे ज्यादा मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी बेल नहीं दी। ये देखो, ये तो सारे प्रोविजंस मैंने डाली दी हैं। देखो जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली कि मेजर कंसर्न क्या है, एंडलेस इनकार्सिनेशन विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के वो जेल में पड़ा बेचारा, है ना। इसके अलावा बेल, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है लॉ का, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। जब ट्रायल चल रहा है, जब अभी साबित नहीं हुआ कि मैंने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, मेरे ऊपर एलिगेशन ही तो है, तो उस दौरान बेल मिलना मेरा अधिकार है। बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही जेल में डाला जाएगा। और उसके लिए बीएनएसएस क्या कहता है कि कब डाला जाएगा जेल में? बीएनएसएस कहता है कि जब कोर्ट को यह लगे कि यह व्यक्ति भाग जाएगा, एब्सकॉन्ड कर जाएगा, या एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा, या जो विटनेसेस हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाएगा। तो किसी भी तरीके से वो कोर्ट के जो डिसीजन होंगे उसके आउटकम को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, या वो भाग जाएगा, तो उस केस में उसको बेल नहीं मिलती है। वरना बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यही है जो मैंने आपको बताया, 3 एक्सेप्शन है बस यही, ठीक है। इसके अलावा जेल में रखने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो हालांकि ये जनरल केसेस में होता है, एनडीपीएस के केसेस हो गए, यूएपीए के हो गए, पीएमएलए के हो गए,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के, एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है, तो उसके केसेस हो गए। तो उसके अंदर क्या है कि बेल को थोड़ा सा मुश्किल बनाया गया है, उसके अंदर बेल लेना इतना आसान नहीं है, सिर्फ इन्हीं कंडीशंस पे बेल नहीं मिल जाएगी। तो उसके लिए देखो सर मैं एक चीज जी, पूछना चाह रही थी, हाँ जी पूछ लीजिए। पीएमएलए में बेल की कंडीशन एग्जैक्टली सेम वही है जो आपने यूएपीए में बताई है हाँ कि पहले ऑलमोस्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अगर ये लोग ट्रिपल टेस्ट फेल नहीं कर रहे हैं तो हाँ फिर तो बेल, जो अब सुप्रीम कोर्ट का ट्रेंड हो गया है स्पेशली पीएमएलए के केसेस में, वो देने लगे हैं। उन्होंने बोल दिया कि इनऑर्डिनेट डिले अगर हो रही है, इनकार्सरेशन मतलब हो रहा है विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो अब वो छोड़ने लगे हैं। पहले ये था कि सीआरपीसी के अंदर वो लोग बोलते थे कि अगर लेट्स आपकी 7 इयर्स की आपकी सजा थी और आपने साढ़े मैक्सिमम तीन साल के पनिशमेंट बाद है। दी, हाँ, तो वो उसमें भी दे देते थे। तो इसके अंदर सर 3.5 साल यूएपी में इसलिए कर रहे हैं क्या कि क्योंकि टेररिज्म से रिलेटेड है, तो गलत प्रेसिडेंट सेट ना हो, या किस लिए ये लोग डिले को कंडोन कर रहे ये हैं? इसमें बेल इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यूएपीए के जो कंडीशंस हैं, प्राइमा फेसी कोर्ट को देख के लगता है कि उन्होंने क्राइम किया है। अब क्राइम की ग्रेविटी क्या है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि यूएपीए कहता है कि अगर प्राइमा फेसी देख के लगता है कि क्राइम किया है, एक्ट हुआ है, तो बेल नहीं देनी है। यही तो तुम वो सेम अधिकार देखो। पीएमएलए भी कहता है, सेम पीएमएलए पीएमएलए में भी भी यही है, कहती है। उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे, आ रहे हैं उस पर भी। ठीक है, मेन बेल प्रोविजन क्या है इसके अंदर, सेक्शन 43D का 5 है, जो क्या करता है, जो कहता है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटी चैप्टर 4 या चैप्टर 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो 43D का 5 क्या कहता है, बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड अनलेस द पीपी इज बीइंग हर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज बीइंग हर्ड। ठीक है, प्राइमा फेसी टेस्ट क्या कहता है, कोर्ट मस्ट लुक एट केस डायरी और पुलिस रिपोर्ट। तो यहां पर जो पुलिस रिपोर्ट और केस डायरी कोर्ट ने देखी है, उसके अंदर कोर्ट को प्राइमा फेसी लगता है कि वहां पर क्राइम हुआ है। इसीलिए क्या कह रहा है, if the court finds reasonable ground for believing that the accusation is prima facie true, then bail shall not be granted। यहां पर अटका है मामला। ठीक है, इसके अलावा 43 ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस है उसका आधार है 43D का 6। ठीक है, जो सीआरपीसी और बीएनएसएस से अलग है। ठीक है, 43D का 7 क्या कहता है कि अगर कोई विदेशी है, बाहरी व्यक्ति है, accused नॉट एन इंडियन सिटीजन, तो उसको एंड हैज एंटर्ड इंडिया अनऑथराइज्ड और इलीगली, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, वेरी एक्सेप्शनल, सिर्फ बहुत एक्सेप्शनल केसेस में उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पीरियड को कौन बढ़ाता है, 43D का 2, 90 डेज से 180 डेज कर देता है। ठीक है, इसके अलावा देखो केस लॉ, एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली 2019 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहा कि कोर्ट सेड दैट एट बेल स्टेज, बेल के स्टेज पे कोर्ट शुड नॉट कंडक्ट डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस लाइक अ ट्रायल। डिटेल में नहीं जाना है, प्राइमा फेसी देखना है। उसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब, यूएपीए का ही केस था इनके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन एंड अनलाइकली कंप्लीशन ऑफ ट्रायल में जस्टिफाई बेल इवन इन यूएपीए केसेस। तो इसको भी उसके ऊपर अप्लाई करके उसको बेल नहीं दे रहे हैं लोग। ठीक है, क्योंकि प्राइमा फेसी कोर्ट को लगता है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, अब देखो लिखने वाले तो ये लोग लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोर्ट के सामने ओरिजिनल फाइल है, असली फाइल में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो तो जब केस की फाइल सामने आएगी तब पता चलेगा, है ना। तो अभी से हम लोग, हालांकि लिखने पढ़ने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कोर्ट गलत है या वो गलत है, क्यों उसको जेल में रखा जा रहा है। हालांकि पॉलिटिकल वेंडेटा भी है ही, सबको पता है, खुला है। ठीक है ना। तो अ होल्ड ऑन एआई के ऊपर होल्ड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये जो अभी हमने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था ना, जल्दी जल्दी में, परसों, सेम है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एआई जो है, अच्छा, यूएन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई, क्या है, यूएन की रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है अभी, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल है एआई के ऊपर, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, जिसका की यहां पर एनालिसिस है। क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि एआई जो है वो एजुकेशन के अंदर, साइंस के अंदर, मेडिसिन के अंदर और गवर्नेंस, प्रोडक्टिविटी को लेके वो अच्छा काम करेगा, वो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन इट्स रैपिड एंड अनचेक डेवलपमेंट में क्रिएट सीरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क।
कैसे कैसे? सबसे पहले तो देखो कि वो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा। पहले ही ग्लोबल नॉर्थ जो है वो अमीर है और ग्लोबल साउथ जो है वो गरीब है, ठीक है। और ग्लोबल नॉर्थ के अमीर होने के साथ साथ उनके पास एडवांटेज भी है, किस चीज का? उनके पास डेटा सेंटर्स है, उनके पास अबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी तरह कटती नहीं रहती बिजली उनकी। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लोग, रिसर्च यूनिवर्सिटीज उनकी स्ट्रांग है, स्किल्ड एआई वर्कर्स हैं उनके पास। हम लोग अभी चिप फैब्रिकेशन में कोशिश कर रहे हैं कि चिप फैब्रिकेशन शुरू हो इंडिया में, और वेस्टर्न कंट्रीज जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो चिप फैब्रिकेशन में बहुत आगे हैं। सेमीकंडक्टर एक्सेस, सेमीकंडक्टर का एक्सेस यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इन चारों के हाथों में है, ठीक है। इसके अलावा पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो भी सारी वहीं की हैं, चाहे गूगल ले लो, मेटा ले लो, अमेजोन ले लो। अच्छा, हाँ, ताइवान भी सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। ताइवान भूल गया था। वियतनाम भी अच्छा परफॉर्म करता है, वियतनाम के पास भी अच्छा खासा सेमीकंडक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब उनका है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो आप लोग क्लाउड मेमोरी में सेव कर रहे हो। अब आप लोगों को तो कुछ क्लाउड मेमोरी फ्री मिलती है गूगल की तरफ से, है ना। जब आपका गूगल जीमेल भर जाएगा तो गूगल आपसे पैसा मांगेगा कि अपनी स्पेस बढ़ा लो, है ना। तो ये तो आपकी बहुत छोटी सी स्पेस की जरूरत है, बहुत छोटी सी स्पेस की। लेकिन कोई कंपनी है, उसका उसकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर डेटा को सेव करना बहुत महंगा पड़ता है, उसके लिए क्लाउड स्पेस खरीदना पड़ता है। तो क्लाउड भी उनके पास, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। या डेटा की प्रोसेसिंग करनी है, कंप्यूटिंग करनी है, उस डेटा की प्रोसेसिंग करके क्या करना है, नई चीजें जनरेट करनी है, जनरेटिव एआई बनाना है, तो कौन हेल्प करेगा? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करेगा, ठीक है। रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस, रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस वो वहां पर हमने देखा अमेरिका में रेगुलेशन बन चुका है, अर्जेंटीना में बन चुका है, यूएस में, यूके में बन चुका है। तो वो लोग क्या है, रेगुलेशन बना रहे हैं, और अभी हम लोग कोई भी रेगुलेशन इस तरीके का नहीं बना रहे हैं। ग्लोबल साउथ के साथ क्या प्रॉब्लम है? जो उनके साथ अच्छा है वो हमारे साथ बुरा है। जहां पे वो एडवांटेज पे है वहीं पे हम क्या है, पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, है ना। क्योंकि हम डेटा तो कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटिंग कराने के लिए फिर हमें सुपर कंप्यूटर्स के लिए हमें कहाँ देखना पड़ता है? चाइना की तरफ, यूएस की तरफ, है ना। लिमिट, उसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ एआई डेवलपमेंट। अभी हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉस्ट लगेगा, डेटा सेंटर बनाना है तो पैसे लगेंगे, जमीन लगेगी, और इकोलॉजिकल लॉस तो होगा ही होगा। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर नहीं है हमारे पास, हमारे पास जितनी मैन पावर है अनस्किल्ड लेबर भरमार है, स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, है ना। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एआई मॉडल्स, सब फॉरेन एआई मॉडल्स यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लॉड, जेमिनी, ये सब बाहर के हैं। इंडिया का क्या? सुपास, सुपास। इसके अलावा एआई कोश और एआई इंडिया मिशन के अंदर है 10-12 एप्स हैं, जैसे भाषिनी है, आदिवाणी है, तो ये सारी हैं। लेकिन ये सब क्या कर रही है? ट्रांसलेट कर रही है, ट्रांसक्रिप्ट कर रही है, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर पा रहे एआई से। हाँ जी, चल तो रहे हैं, मतलब हम लोग तो यूज ही नहीं कर सकते। सुपास, सुपास वो जजेस के लिए है। भाषिनी चल रहा है, आदिवाणी चल रहा है, वो ट्रांसलेट करता है। आपको कहीं ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है, आदिवाणी उसके लिए ऐप है, आप वहां पे डायरेक्ट ट्रांसलेट करके बात कर सकते हो ट्राइबल से, ठीक है ना। तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ट्रांसलेशन करा पा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो क्लॉड का माइथॉस बना रहे हैं। माइथॉस क्या कर रहा है साहब? पूरे इंटरनेट को वो हैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, पूरे आपके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है ना। तो बहुत आगे है। लेस बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट बिग टेक कंपनीज। जो बिग टेक कंपनीज हैं, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे है ना, वो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए वो जाना जाता है, अजूरे माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का है। तो उनके सामने हमारे पास बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। हम इवन हम लोगों ने तो उनको 22 साल का टैक्स बेनिफिट, टैक्स एग्जेम्पशन दिया है कि 22 साल तक आप यहां पर आओ, डेटा सेंटर सेटअप करो, कोई टैक्स नहीं देना अगले 22 साल तक। इसीलिए इंडिया के अंदर आज डेटा सेंटर खुल रहे हैं। लेकिन डेटा सेंटर खोल लेने से हमारी समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि डेटा सोवरेनिटी नहीं क्रिएट होगी। और डेटा सोवरेनिटी क्या है? जहां पर डेटा के ऊपर हमारे ही देश का कंट्रोल हो, हमारा ही देश उसको कलेक्ट करे, और उसको कैसे यूज करना है वो हम डिसाइड करें।
जब तक वो बिग टेक कंपनीज डिसाइड करती रहेंगी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये डिसाइड करते रहेंगे जब तक, तब तक हम लोग डेटा सोवरेन नहीं हो पाएंगे। भले ही हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी खोल दी, उसके अंदर कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन उससे इकोलॉजिकल लॉस होगा, क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर क्या चीज होती है, बहुत सारी चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं बहुत सारे, वो गर्म होते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हो, वो जवाब देता है, तो उसके लिए वो बहुत सारा पानी यूज करता है, ठीक है, अपने कूलिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू कंपनीज, कुछ बड़ी कंपनीज के हाथ में ही सारी पावर है। इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि जो लार्ज एआई मॉडल्स है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जीपीयूज हैं, जीपीयूज जैसे आपके कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, क्या फुल फॉर्म है उसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू क्या करता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। पहले जैसे ये डेवलप तो किया गया था गेमिंग के लिए, है ना, लेकिन आजकल ये एआई के डेवलपमेंट में, एआई लर्निंग में, मशीन लर्निंग के अंदर जीपीयू का बहुत बड़ा रोल है। जीपीयू इज स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर डेजिग्नेटेड टू हैंडल ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस एंड लार्ज पैरेलल कैलकुलेशंस। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, इमेजेस, वीडियोस, इन सबको प्रोसेस करने के लिए जीपीयू की जरूरत होती है। पहले क्या था कि हम लोग डेटा डालते थे, डॉक्यूमेंट डालते थे, तो उसको प्रोसेस करता होगा। आजकल इमेजेस को प्रोसेस, तो वो एक बड़ा टास्क हो गया, उसके साथ में कैलकुलेशंस भी करनी है, मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके अंदर जीपीयू चाहिए उनको, सीपीयू से काम नहीं होगा, ठीक है। मार्केट एक्सेस है उनके पास। तो क्या कह रहे हैं, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल, शुड प्राइवेट कंपनीज डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पब्लिक नॉलेज, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। क्या ये बड़ी कंपनीज हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी उसको डिसाइड करेंगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी वो डिसाइड करेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे आने वाले समय में, कंपनीज ही डिसाइड करेंगी। दिस इज हाइपर कैपिटलिज्म, ठीक है। कैसे, क्योंकि अब कैपिटलिस्ट पावर्स जो हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो आपके देश के इलेक्शंस को भी डिसाइड कर सकती हैं, इतना पावर है। कैसे कर सकते हैं साहब, तो उसके लिए देखो, डीप फेक्स बनाए जा सकते हैं, ऐसी वीडियो सर्कुलेट की जा सकती हैं जो एक नैरेटिव क्रिएट करें अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिशियन, या इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिशियन। जैसे अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो प्रिंट मीडिया है या जो डिजिटल मीडिया है, टीवी के ऊपर जो न्यूज देखते हैं, वो क्या कर रहा था पिछले कई सालों से, वो परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि बाकी सब बेकार है, मोदी जी के अलावा इस देश को कोई नहीं चला सकता। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया। लास्ट इलेक्शन जो 2019 का इलेक्शन लड़ा गया, वो इसी इसी परसेप्शन पर लड़ा गया, अगर मोदी नहीं तो कौन, इसी सवाल पर लड़ा गया पूरा इलेक्शन। इट्स नॉट मोदी देन हु। वो एक जर्नलिस्ट है अर्णब गोस्वामी, वो तो बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हु देन हु, इफ नॉट मोदी देन हु, बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रोग्राम किए थे। देखा होगा आप लोगों ने, उसकी वीडियो पर मीम्स में भी चलती है, तो अगर आप मीम भी स्क्रॉल करते होंगे तो उसके अंदर आप लोगों ने, हाँ, तो ये लोग, तो मीडिया ने क्या परसेप्शन क्रिएट किया, जो लोग उसमें अगेंस्ट थे, जैसे रवीश कुमार हो गया, जो लोग उस परसेप्शन को नहीं चलाना चाहते थे, उनको इवेंचुअली बाहर जाना पड़ा। और भी बहुत सारे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम से बाहर होकर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना। तो तो फेक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है। अब कैसे चलाया जा सकता है, एआई से और इजी हो गया चलाना ये, ठीक है। इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, सोशल अनरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। मान लो सरकार को गिराना ही है, इनस्टेबिलिटी लानी है इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर, एक्स वाई जेड, तो पहले क्या करते थे, बड़े बड़े देश क्या करते थे, अपने सीक्रेट एजेंट्स भेजते थे, बहुत सारी फंडिंग करते थे कि वहां का लोगों का परसेप्शन चेंज करो, उनको ये दिखाओ कि तुम्हारी सरकार कुछ नहीं कर रही है और तुमको तो ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में अनरेस्ट पैदा होता है, इवेंचुअली फिर वो रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता है ना। तो अब क्या हो सकता है, अब वो अपने घर में बैठे बैठे, अब तो वो स्पाई को आने की जरूरत भी नहीं है, अब तो फंडिंग को भी आने की जरूरत नहीं है। अब फंडिंग कहां होगी, बिग टेक कंपनीज में। अमेरिका पैसा देगा बिग टेक कंपनीज को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजोन को, कि क्या करो, इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा रन करो कि ये जो सरकार है ये बेकार है, ठीक है।
तो प्रोपेगेंडा रन होगा, उससे क्या होगा, अनरेस्ट पैदा होगा। तो वो और इजी हो गया है। इवन जो डीप स्टेट का जो कंट्रोल है ना, वो भी इससे बढ़ेगा। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है जो कि हमारी एजुकेशन को हैम्पर करेगी, जर्नलिज्म को हैम्पर करेगी। पब्लिक डिबेट्स के अंदर आप कुछ बात बोल रहे हो, वो दिखाएगा एआई जनरेटेड फोटो, ये देखो मोदी जी तो इससे मिल रहे हैं आतंकवादी से, मोदी जी डांस कर रहे हैं इसराइल के सामने। तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, वो पब्लिक डिबेट को भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कि सामने जो उसको पहचान पा रहा है कि ये डीप फेक है, वो चुप हो जाएगा, कहेगा ठीक है यार तू अपना। अब आजकल बहस करने का तो जमाना रह नहीं गया कि सड़क पे बहस की जाए, है ना। तो क्योंकि लॉजिक नहीं है बहस के पीछे। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अभी इधर राम मंदिर के अंदर बहुत सारी पैसों की लूट हुई। तो उस पैसों की लूट के बाद भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लूट नहीं है, ये लूट हो ही नहीं सकती है, आरएसएस वाले लूट कर ही नहीं सकते हैं। तो वो तो साफ साफ जो जो अंधे हैं, एक होता है फॉलोअर, एक होता है अंधा फॉलोअर। तो जो अंधे फॉलोअर हैं वो तो आंख बंद करके बैठे हैं, उनको तो कुछ दिखाई देता नहीं। न्यूज तो कोई कवर करेगा ही नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो न्यूज चैनल्स हैं, जो यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे, वही कवर करेंगे। नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं करने वाला। ऑब्वियसली सब अंबानी अडानी की है, सारी अंबानी अडानी के। न्यूज टीवी 18 पूरा अंबानी अडानी, वो अंबानी का है। एनडीटीवी अडानी ने खरीद लिया है। और जितने भी जो इनके खिलाफ बोलते थे सबको इन्होंने खरीद लिया है या बंद कर दिया है। ठीक है ना। तो खैर ये सारी बातें हमारे उसके नहीं है, और ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा भी चैनल ना बंद हो जाए। ठीक है, उसकी भी दिक्कत है। तो इसके अंदर ये भी एक इशू उठाया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इसके क्या हो जाए, इसके एडिक्ट हो जाए। और इसका एडिक्ट एआई क्या है कि एआई क्योंकि खुद सोचता है, तो वो लोगों को एडिक्ट बना सकता है। वो तुम्हारे सामने वो पेश कर सकता है जो तुमको देखना है, जो तुम सुनना चाहते हो वो तुम्हें सुना सकता है। तो द आर्टिकल नोट्स दैट एआई मॉडल्स हैव ट्रैप्ड टीनेजर्स एंड एडल्ट्स इन हार्मफुल फैंटेसी वर्ल्ड। तो वो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया बना सकता है जो तुम्हारे सोच से बनी है। वो असलियत नहीं है, लेकिन वो तुमको असलियत से दूर ले जा सकता है ना। कई बार बहुत सारे लोग बबल के अंदर रहते हैं, उनको असली दुनिया का नहीं पता होता कि असल में दुनिया किस तरीके से चल रही है। लेकिन वो बबल के अंदर रह के उसी बबल को अपनी दुनिया समझने लगते हैं। और कई बार फिर वो सुसाइड्स में और मर्डर्स में कन्वर्ट होता है उस जब वो बबल टूटता है तो। ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, एडिक्शन हो जाता है, मैनिपुलेट कर सकता है, वो आइसोलेट कर सकता है आपको। सेल्फ हार्म रिस्क जो मैंने आपको बताया कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं उस बबल के चक्कर में। क्योंकि अभी पिछले पिछले आपने देखा ना कि एक 3 बहनें थी, वो 14-15 साल की, उन्होंने छत से कूद के सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनसे फोन ले लिया गया उनका, उनसे उनका वो बबल छीन लिया गया अचानक से। जिस बबल में वो जिस जिस दुनिया को वो समझ रहे थे कि यही दुनिया है, यही कोरियन गेम जो है, यही पूरी दुनिया है, वो जैसे ही वो कोरियन गेम छिना, उनको लगा दुनिया खत्म, कोई जरूरी नहीं अब जीना, मर जाते हैं। तो उन्होंने सेल्फ हार्म कर लिया। वो भी रिस्क है। न्यूज जर्नलिज्म को भी रिस्क है इससे, एआई से, क्योंकि डेटा जो है पब्लिक डेटा यूज करता है एआई। पब्लिक डेटा के अंदर न्यूज, जितनी भी न्यूज आ रही है वो सारा डेटा है। तो न्यूज को जब एआई से ही कंज्यूम कर लेंगे तो उनको देखेगा कौन? तो फिर उनके भी जो रिवेन्यू आ रहा है उसके अंदर दिक्कत हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे फिशिंग है। फिशिंग क्या होता है? मोस्टली जैसे फोन कॉल आते हैं आप लोगों के पास कि हम आपके पापा के दोस्त बोल रहे हैं और बेटा मैं आपके अकाउंट में 10,000 डाल रहा हूँ, और एक काम करो, मेरे अकाउंट की वो लिमिट पूरी हो गई है और वो 10,000 रुपये मेरे को वापस दूसरे अकाउंट में डाल देना। तो इस तरीके के जो फिशिंग कॉल्स, इनको बोलते हैं फिशिंग। तो वो इजी हो जाएगा क्योंकि एआई से क्या है कि आप सामने वाले की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें डिग कर सकते हो जो आप जनरली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मालवेयर को बना सकता है, ऑटोमेटेड स्कैम्स चल सकते हैं, अपने आप ही इसमें स्कैम चल रहे हैं। जैसे ऑटोमेटेड मार्केटिंग चला रहे हैं आजकल लोग क्लाउड से, है ना। वो एजेंटिक एआई जिसको बोलते हैं, एजेंटिक एआई, उसको क्या बना दिया, एजेंट बना दिया अपना। अब वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो इसी तरीके से ऑटोमेटेड स्कैम भी चलाए जा सकते हैं। जब काम कराया जा सकता है तो स्कैम भी कराया जा सकता है ना। वॉइस क्लोनिंग कराई जा सकती है।
जैसे मैं अमिताभ बच्चन की आवाज में बुलवा दूं कि जो लॉ पॉइंट है वो इंडिया की नंबर 1 कोचिंग है, और जिसको भी जुडिशरी का या क्लैट की तैयारी करनी है, लॉ पॉइंट ज्वाइन कर लो। लोगों को लगेगा कि अमिताभ बच्चन एंडोर्स कर रहा है ना। तो पीछे क्या हुआ, इसके ऊपर कई सारे केसेस भी हुए जिसके अंदर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और इन जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, इन्होंने क्या किया, अपने पर्सनैलिटी राइट्स को रिजर्व कराया। पर्सनैलिटी राइट्स मतलब मेरी पर्सनैलिटी मेरी इजाजत के बिना यूज नहीं होगी। उसके अंदर सुनील शेट्टी ने भी कराया। तो पर्सनैलिटी राइट्स को रिजर्व कराने के बाद इस तरीके से उनकी वॉइस की क्लोनिंग करेंगे या वो सब करेंगे, तो फिर उसके अंदर केसेस होते हैं, वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा उन्हें सीधे, ठीक है ना। डीप फेक का फ्रॉड है, वो चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है सारा, कि डीप फेक बना के लोगों की इमेज को टार्निश किया जा सकता है, और खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है ना। क्योंकि एक इमेज से आप पूरी की पूरी एक फिल्म बना सकते हो। जब एक इमेज से आप पूरी पूरी वीडियो क्रिएट कर सकते हो, तो फिर वो वीडियो वल्गर भी हो सकती है, इनएप्रोप्रिएट भी हो सकती है, जिसके अंदर एक्चुअली तो वो महिला नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, डीप फेक क्रिएट कर दी, उसकी इमेज तो टार्निश हो गई। अब उसके अलावा डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा सकते हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शन जॉब को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, स्किल इनइक्वालिटी ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के बीच में, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन ग्लोबल नॉर्थ में, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ग्लोबल नॉर्थ में और ज्यादा करेगा, क्योंकि वो हमसे एआई में भी आगे हैं। तो ज्यादा वेल्थ कहां क्रिएट होगी, वही क्रिएट होगी। तो जो ये जो गैप है, इनइक्वालिटी गैप, ये और ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो उसके अलावा प्लेटफॉर्म की मोनोपोली है, लेबर इनसिक्योरिटी है, ठीक है ना। एजीआई का भी खतरा है। एजीआई क्या होता है, ऐसा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं जब एआई ह्यूमन की कैपेसिटी से ज्यादा काम करने लगे। ह्यूमन की कैपेसिटी जितनी है या तो उसके बराबर या उससे ज्यादा काम करने लगे, तो उसको बोलते हैं जनरल एआई, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। और जियो स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह आजकल एआई को देखा जा रहा है। जैसे मिलिट्री है या न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। क्योंकि ये मिलिट्री को, इकोनॉमी को, डिजिटल सोवरेनिटी को, सर्वेलेंस को, इन सबको क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है एआई, ठीक है। तो इंडिया को क्या क्या करने की जरूरत है, अपने डोमेस्टिक एआई मॉडल्स की जरूरत है, इंडियन लैंग्वेज डेटाबेस एआई कोश उसको और वाइडन करने की जरूरत है, उसके अंदर और चीजें इंक्लूड करने की जरूरत है, डेटा सेंटर्स अपने बनाने की जरूरत है, अमेजोन के नहीं, गूगल के नहीं, रिलायंस के, सरकारी डेटा सेंटर होने चाहिए। कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी ज्ञान सुपर कंप्यूटर है हमारा, तो उसी तरीके के सुपर कंप्यूटर्स और अच्छे बेहतर बनाने चाहिए उसके अंदर, है ना। एआई सेफ्टी रेगुलेशंस बनाने चाहिए, जिससे कि डीप फेक्स के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, या एआई जनरेटेड कंटेंट अगर इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये एआई जनरेटेड है, ठीक है। ये कंपलसरी होना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एआई के लिए, वो डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक की रीच कब बनेगी, जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, जैसे माइथॉस के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है कि माइथॉस से साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा खतरा है। तो कम से कम जो है मार्केट के अंदर, उसके लिए तो हम तैयार हो, माइथॉस के लिए भी तैयार नहीं है। इसके अलावा डीप फेक रेगुलेशंस, पब्लिक इंटरेस्ट एआई और एआई टैलेंट डेवलपमेंट हम लोगों को इंडिया के अंदर करना पड़ेगा। एआई सोवरेनिटी का क्या मतलब है, ये आप लोग पढ़ सकते हो, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर कंट्रोल ओवर डेटा, डोमेस्टिक एआई कैपेसिटी, इंडियन लैंग्वेज के अंदर, मतलब जहां पर हमारा कंट्रोल हो एआई के ऊपर, इंडिया का कंट्रोल हो, इंडिया के रेगुलेशंस हो, तो वहां पर क्या होगा कि एआई सोवरेन कहा जाए। अब देखो ये सनाए तकाचे के साथ मोदी जी हैं। सनाए तकाचे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनकी हत्या हो गई थी। तो उनकी हत्या के बाद सनाए तकाचे जापान के प्राइम मिनिस्टर बने। थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूँ इस न्यूज से पहले, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, वो समझ में आना जरूरी है। वेस्ट एशिया वॉर हुई, तो वेस्ट एशिया वॉर होते ही जापान भी क्या है, जापान भी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया के ऊपर ही, वहीं से वो ऑयल और गैस मंगाता है।
डेवलप्ड कंट्री है तो उनकी नीड्स भी ज्यादा है, पर कैपिटा नीड्स। हमारे यहाँ पर कैपिटा नीड्स कम है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी भी कम है। उनके यहाँ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो उनकी एनर्जी नीड्स पर कैपिटा भी ज्यादा है ना। एक 2011 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको बोलते हैं फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में क्या होता है, 2011 में सुनामी आई थी जिससे, हाँ, उससे क्या हुआ था कि फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सुनामी का पानी भर गया था और जो वहां का रिएक्टर था वो अनकंट्रोल्ड होके, जो उसका कूलिंग सिस्टम था वो बंद हो गया बेसिकली। तो रिएक्टर क्या हुआ कि रिएक्टर तो रिएक्ट करता ही रहा, तो वहां के जो वो थे रिएक्टर्स थे वो पिघलना शुरू हो गए क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो गई। अब वो पिघले तो फिर वहां पे वहां के कर्मचारियों ने बहुत लंबे समय तक पानी डाल डाल के उसको ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन तब भी रेडिएशन पानी के अंदर और आसपास फैल गई। हालांकि इवैक्यूएट करा लिया था, बहुत ज्यादा लोगों की जान इसके अंदर नहीं गई थी, लेकिन बहुत बड़ा एक डिजास्टर था। उसके बाद से जापान ने क्या किया, न्यूक्लियर पावर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन वेस्ट एशिया वॉर हुई और एनर्जी सिक्योरिटी को, सभी देशों को खतरा हुआ एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कि अब एनर्जी कहां से आएगी, सस्ती एनर्जी कहां से लेंगे, वेस्ट एशिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ना। तो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो इनका बंद पड़ा था न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको चालू किया, सुनाए में। ठीक है, इन्होंने फिर से क्या किया, न्यूक्लियर पावर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसके अलावा चाइना इनके लिए खतरा है ही, चाइना इनको हमेशा धमकी देता ही रहता है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी चाइना वर्सेस जापान बहुत बड़ी लड़ाई चली थी और जापानियों ने चाइनीज लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जितने अत्याचार शायद हिटलर ने नहीं किए होंगे यहूदियों के ऊपर, उससे ज्यादा अत्याचार जापानियों ने किए। लेकिन जापानियों को उसके बाद ये समझ में आ गया कि लड़के कोई फायदा नहीं है, तो इन्होंने अच्छा इनके ऊपर नागासाकी हिरोशिमा में लिटिल बॉय और दूसरे का क्या नाम था, फैट बॉय, लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम नाम के दो न्यूक्लियर बम भी गिराए गए इनके ऊपर। तो उसके बाद इनको समझ में आया कि लड़के कोई फायदा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी अपनी दे दी अमेरिका के हाथ में कि तुम हमारी सिक्योरिटी करो, और अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन्होंने ध्यान लगाया, टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो गए। अब क्या हो रहा है, अब अमेरिका किसी को प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा। उधर सऊदी अरेबिया ने भी क्या किया, पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर लिया, डिफेंस पैक्ट, ओसीसी। अच्छा, मतलब उसके बारे में देख लेंगे, ऐसे आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है, तो जापान ने क्या किया, अभी क्या हुआ कि अभी सारे देशों को ये एहसास हुआ, जितने भी देश अमेरिका के प्रोटेक्शन में थे, जो अमेरिका को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दे रहे थे, जैसे जापान टेक्नोलॉजी दे रहा था, सऊदी अरेबिया ऑयल जो बेचता था वो डॉलर में बेच रहा था, या मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश डॉलर में बेच रहे थे एक्सेप्ट ईरान, सभी बेच रहे थे, तो अमेरिका प्रोटेक्शन देता था। अब अमेरिका प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात का भी वो है, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर भी, कि वो कर पाएगा से ज्यादा करेगा या नहीं करेगा। कहीं जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए वो प्रोटेक्ट ना करे तो, अगर मान लो कल को चाइना से उसको जियोपॉलिटिकल फायदा मिलने लगे, जैसे ताइवान को ऑलमोस्ट अबेंडन कर दिया था, अभी ऑलमोस्ट अबेंडन कर दिया था यूएसए ने, है ना, जब चाइना और यूएस की बातचीत हुई तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था। चाइना ने सीधे सीधे धमकी दे दी थी यूएसए को कि अगर ताइवान के मैटर में कुछ बोला तो सीधे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट अबेंडन कर दिया, कहा कि ताइवान थोड़ा सा अपने बारे में सोचे और देखे चीजों को। जापान और साउथ कोरिया वैसे बहुत सारे लोग उसका साथ देते हैं जिससे कि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, बात ये है सारी। ताइवान के इंटरेस्ट को किसी की नहीं है, मतलब किसी दूसरे देश को ताइवान के इंटरेस्ट की नहीं पड़ी है, ताइवान का साथ दिया इसलिए जाता है कि चाइना को काउंटर किया जा सके। ठीक है, ये समझो, क्योंकि सभी देश क्या चाहते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सिद्ध हो जाए, ये चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब सभी देश जितने भी प्रोटेक्शन में थे यूएसए के, वो सब क्या कर रहे हैं, जा जाके पैक्ट कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया ने किया। तो जापान ने भी क्या किया इंडिया के साथ, वैसे तो जापान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को अगर हम देखें
तो इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन, मेट्रो, ये सारी जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जैपनीज, है ना। जो मुंबई से लेके और ये बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद, इसके अंदर भी जापानी इन्वेस्टमेंट है। तो जापान को हम लोग देखते हैं कैसे कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है किसके अंदर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन इस मीटिंग के बाद से ये चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी को लेके यहाँ पर 100 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं। कितने साइन हुए हैं अभी आ जाएगा कितने साइन हुए, ठीक है। 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा एमओयू साइन हुए, ठीक है। क्या कहने, द आर्टिकल शोज दैट इंडिया जापान रिलेशनशिप्स आर मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, क्योंकि दोनों के दुश्मन एक ही है अभी, दोनों का खतरा है चाइना, दोनों के लिए खतरा चाइना है। इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला वो चलाता है मुहिम, जो कि बिगर विजन ऑफ बीआरआई को भी कनेक्ट करता है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। कल ही खोले, कल ही हुआ है वो, और उसके अंदर उसको उसमें इंडिया इन्वेस्ट करने वाला था। तो मैं वो इंतजार कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आएगा कल परसों में, नहीं तो मैं खुद ही डाल दूंगा उसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ग्वादर पोर्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो है बांग्लादेश वाला, ठीक है। तो इसके अलावा देखो, अभी देखते हैं इसको कि जापान का हमारे साथ क्या क्या पैक्ट हुए हैं। तो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेके, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को लेके और एयर टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन रेजिलियंस और एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, ये सारे के सारे पैक्ट हमारे और जापान के बीच में हुए हैं। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कहां पर, क्योंकि इंडिया और जापान दोनों एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं, चाइना से, है ना। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। अब देखो यहां पर फिर से जो चोक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट, ट्रेड रूट जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है पहले भी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट कौन से चोक पॉइंट से होकर गुजरता है, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। ये चेन्नई है, अब यहां से निकलेंगे, ये देखो ये जापान है इधर, और ये जापान है, ये ताइवान है, और यहां पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहां पर चेन्नई, और यहां से जाते हैं ताइवान स्ट्रेट। इसी सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, सीधे जापान, ताइवान स्ट्रेट से आगे जाते ही जापान, ठीक है। और आगे चले जाएंगे तो रशिया आ जाएगा, व्लादिवोस्टोक, है ना। तो इसको बोलते हैं चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट है ये, ठीक है। तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो जापान के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसको हमने क्या किया है, एनहेंस किया है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर, मैरीटाइम सिक्योरिटी वही समुद्र के अंदर जो सिक्योरिटी है, जो हमारे शिप्स जा रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, इसलिए इंडियन ओशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ही ट्रेड करने पे उसको सिक्योरिटी मिले, क्योंकि इंडियन ओशन से जो वेस्ट एशिया से जितना भी ऑयल आ रहा है वो इंडियन ओशन से होके जाएगा। तो इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडिया का काम है, ये जापान का फायदा है। हमारा क्या फायदा है, हमको उनसे टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमको उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो दोनों का फायदा है इसके अंदर। 129 एमओयू साइन हुए हैं, ठीक है। $1 ट्रिलियन जापान इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया के अंदर, ये भी बोला है। एक मारुति सुजुकी का प्लांट लगाएंगे हरियाणा के अंदर, खरखौदा में, खरखौदा हरियाणा के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी ली। इंडिया जापान रिलेशनशिप स्टैटिक के अंदर क्या कह रहा है कि मेन पिलर क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ
अभी इस बार ये जो अभी मीटिंग होनी थी 2025 में इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर होनी थी, वो वाली मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, पोस्टपोन्ड है। लेकिन क्वाड के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है देश, वो है जापान। ठीक है, जापान ने शुरू किया था, शिंजो आबे ने ही शुरू करवाया था इसको 2007 में। ठीक है, 2007 से पहले 2004 में बना था वैसे तो, लेकिन 2004 में बना था, सुनामी आई थी 2004 में बहुत बड़ी इंडियन ओशन के अंदर, और उसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने, चारों ने मिलकर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया था। तब एक ग्रुप बनाया था क्वाड, फिर ये बंद हो गया। फिर 2007 में शिंजो आबे ने बोला कि चलो बनाते हैं इसको और चीजें करते हैं इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक इसके अंदर प्लानिंग करेंगे, इंडो पैसिफिक को रूल बेस्ड बनाने की कोशिश करेंगे ताकि रूल बेस्ड नेविगेशन हो सके, यूएन क्लॉज लागू हो सके यहाँ पे। तब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकाना शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, कह रहा सॉरी, तो बंद हो गया। फिर 2017 में फिर शिंजो आबे ने शुरू करवाया इसको, तो 2017 से फिर अब तक चल रहा था। 2025 में समिट होना था इंडिया के अंदर, तो 2025 का समिट, क्योंकि यूएस और इंडिया के रिलेशंस थोड़े से खराब हो गए थे और उस समय टैरिफ वॉर चल रहा था हमारा और यूएस का, तो इसलिए अभी तक ये हो नहीं पाया। क्वाड का इंडिया में ही होना है। अब देखो, क्वाड क्वाड के साथ साथ मालाबार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है कि मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है। मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इन चारों देशों के बीच में होती है, क्वाड नेशंस के। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जापान 2+2 डायलॉग है। 2+2 डायलॉग क्या होता है? जहां पे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स बात करते हैं, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स। तो इससे भी जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसके अंदर बढ़ावा मिलता है। जिमेक्स है, जिमेक्स क्या है? इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स। ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एक धर्मा गार्डियन है, धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एक तो मालाबार हो गई चारों देशों की, जिमेक्स हो गई इंडिया जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज, धर्मा गार्डियन हो गई मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसके अलावा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया का। हम तीनों क्या करते हैं? मिलके सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि रूल बेस्ड सप्लाई चेन बन सके। धर्मा गार्डन इंडिया जापान, धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जिमेक्स क्या है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, जापान हमारे लिए क्यों जरूरी है? टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी। और हम उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ा मार्केट, ज्यादा मजदूर। तो इंडिया तो सबको, पूरी दुनिया को यही देता है, मार्केट और मजदूर। तो इंडिया यही कह रहे थे पिछले आर्टिकल के अंदर कि हम कंज्यूमर बन के ना रह जाएं एआई में, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एआई में प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इंडियन ओशन के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे कि हम इंडियन ओशन में होने वाला जितना भी ट्रेड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन ही ऑफर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अगर डाइवर्सिफाई करना हो जापान को, अगर मन करे, तो China+1 में हम देखते हैं खुद को, इंडिया देखता है खुद को। वैसे China+1 में बहुत सारे देश अपने आप को देखते हैं, ताइवान देखता है, वियतनाम देखता है, लाओस देखता है, बांग्लादेश देखता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वहां भी बहुत जाती है चाइना के अलावा। क्या क्वाड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि सप्लाई चेन रेजिलियंस है। उसके अलावा चाइना को अगर काउंटर करना है तो एक अच्छा ग्रुप है। ऑब्वियसली साउथ चाइना सी में हम क्यों जाएंगे? लेकिन ऐसा ना कि पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, तो उन सब में हम लोग कभी कभी हेल्प कर सकते हैं। क्वाड में अमेरिका इसलिए ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि अभी 2024 में तो हुई थी समिट, यूएस के अंदर हुई थी। हाँ, तो ये देखो, एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और वैसे भी इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इन तीनों को मिला के क्या करते हैं हम? इन तीनों को मिला के हम चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने की कोशिश करते हैं कि इंडो पैसिफिक में जो उनकी नेवी है उसको काउंटर कैसे करेंगे? इंडिया की नेवी तो काउंटर नहीं कर सकती अकेले, तो यूएस, जापान इनकी और ऑस्ट्रेलिया की हमको हेल्प लगती है। ठीक है, इसलिए
इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलक्का हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है जो किस किस को लिंक करेगा? मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, 3 देशों को लिंक करेगा। नाम याद रखना है इसका, I2C केबल सिस्टम। I2C केबल सिस्टम बिछाया जा रहा है। अब जब ये केबल सिस्टम बिछाया जाएगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, इनको इंडिया के अंदर क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, है ना। GPU इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। और सबमरीन केबल्स क्या होती हैं? समुद्र के अंदर से जो केबल्स जा रही हैं उसको सबमरीन केबल्स बोलेंगे। इंडियन लैंडिंग पॉइंट कहां पर है? इंडिया के अंदर लैंडिंग पॉइंट है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम कहां है? चेन्नई के अंदर है, साउथ चेन्नई में है मछलीपट्टनम। और इसके अलावा चेन्नई को ही नहीं, हैदराबाद को भी कनेक्ट कर रहे हैं। चेन्नई, हैदराबाद और सिंगापुर और कुआलालंपुर, ठीक है। एस्टिमेटेड 3600 किलोमीटर का ये होगा, रेडी फॉर सर्विस बाय Q4 2029 ये तैयार हो जाएगा। यानी कि 2029 जब खत्म हो रहा होगा उस समय पे तैयार मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन और लाइट स्टॉप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट यहां भी घुस गया है। मरीन इंस्टॉलेशन पार्टनर का नाम याद रखेंगे, अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाने का मन किया उसका एग्जामिनर का, तो पूछेगा कि मरीन इंस्टॉलेशन पार्टनर कौन है? तो एशियन केबल शिप प्राइवेट लिमिटेड, एशियन केबल शिप प्राइवेट लिमिटेड। चलो बस, और उसके अलावा चेन्नई के अंदर वैसे भी डेटा सेंटर वगैरह इन सबको लेके, टेक्नोलॉजी को लेके डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया से ज्यादा है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। स्ट्रेंथनिंग इंडिया आसियान डिजिटल कनेक्टिविटी, इंडिया और आसियान कंट्रीज जो है उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा ही, डेटा सेंटर्स को सपोर्ट करेगा इंडिया के लिए, इसलिए अच्छा है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी है कि डेटा फ्लो, क्लाउड इकोनॉमी, इन सबको बूस्ट मिलेगा, डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है ना। एक ये हाइपर स्केलर्स, इसको याद रखना क्या होता है। हाइपर स्केलर्स बड़ी कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है जो क्या करती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, गूगल क्लाउड है, मेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये एक टॉपिक है, अरे भाग मत, पढ़ना है। हम्म अभी हम लोगों ने कुछ डेटाज को एनालाइज किया, इकोनॉमिक डेटाज को पिछले 2 दिनों में, जिसमें हमने पहले देखा कि भाई आईआईपी जो है वो सॉरी आईसीआई जो है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, बहुत डाउन था, नीचे चला गया और लगभग 3.6% ग्रोथ दिखी उसमें। और उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई हम लोगों को दिखाई दी। फिर उसके बाद कल एक आर्टिकल आया जो कहता कि उसके बाद फिर आईआईपी आया। आईआईपी के अंदर हम लोगों को ग्रोथ दिखाई दी 5.1%। तो वो डेटा मैच नहीं हुआ। उसके अंदर हम लोगों को भी बड़ी दिक्कत हुई कि हम कैसे इसको इंटरप्रेट करें, कैसे क्लास के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक तरफ तो आईसीआई घट रहा है, आईआईपी बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसका कल के न्यूज़पेपर में एक जस्टिफिकेशन देते हुए आर्टिकल छपा कि क्योंकि इंडिया के अंदर कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग हो गया, और हमने कल उसको डिस्कस भी किया था कि कंजम्पशन क्योंकि हमारा स्ट्रांग हो गया, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गया, शायद इसीलिए आईआईपी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखाई दे रही है। और उसको साबित करने के लिए क्या बोला गया कल के आर्टिकल के अंदर कि साहब ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये बढ़ गया। जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़ा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इंडिया का कंजम्पशन नहीं बढ़ा। कह रहे हैं द buoyancy in GST collections is spurred by imported inflation। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। कह रहे देखो, इंडिया जून जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज शार्पली, हमने देखा बहुत तेजी से बढ़ा था, जून का भी जो कल ही डेटा आया है। बट द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट दिस राइज मे नॉट रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कैसे आया? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से आया। कैसे?
जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ा? 13.9% से बढ़ा जीएसटी कलेक्शन ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें 1.95 लाख करोड़ पहुंच गया। ठीक है। इंपोर्टेड जीएसटी 34% ग्रोथ। इंपोर्टेड जीएसटी जो है, इंपोर्टेड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 34% बढ़ा। और डोमेस्टिक बढ़ा सिर्फ 6.5%। तो एवरेज निकाल के हो गया 13.9%। ठीक है। तो कह रहे हैं द राइज इन जीएसटी कलेक्शन वाज ड्रिवन बाय मोर बाय हायर इंपोर्ट कॉस्ट देन बाय स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक कंजम्पशन या डिमांड। ठीक है। कह रहे हैं कि हाई जीएसटी कलेक्शन इज यूजुअली सीन एज पॉजिटिव साइन। हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में यही एनालाइज किया कि भाई ये तो पॉजिटिव साइन है, इससे क्या दिख रहा है कि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, अ राइज इन जीएसटी कलेक्शन डज नॉट ऑलवेज मीन ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कह रहे हैं, इन दिस केस जीएसटी बोयेंसी, बोयेंसी क्या होता है, जीएसटी बोयेंसी जो बढ़ा है, जीएसटी का जो इंक्रीज हुआ है उसको बोलेंगे जीएसटी बोयेंसी। ठीक है। appears to be caused by imported inflation, rupee depreciation। अब देखो एनालाइज करते हैं इसको कैसे कैसे होता है ये। आ जाओ नीचे। why imported जीएस इंपोर्ट आईजीएसटी इंक्रीज क्यों बढ़ा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। राइज इन क्रूड एंड पेट्रोलियम प्राइसेस, क्रूड और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए, जिससे क्या हुआ कि हमारा 54% बिल बढ़ गया। 54% बिल बढ़ गया तो जो सरकार टैक्स ले रही थी वो भी तो बढ़ जाएगा। भले ही हम लोगों ने देखो ऐसे बढ़ाए बिल। देखो क्रूड ऑयल एंड इंपोर्ट इंक्रीज अराउंड 54% ईयर ऑन ईयर। वॉल्यूम में नहीं बढ़ा। मान लो हम 100 लीटर ले रहे थे, 100 लीटर बैरल, बैरल में मिलता है ना, 100 बैरल क्रूड ऑयल ले रहे थे हम, और प्राइस था उस समय प्री वॉर का अगर हम देखें तो प्राइस था लगभग 70 से 80 के बीच में वेरी करता था। 70 से $80 पर बैरल। 80 मान लेते हैं तो 80 से भी कितना हो गया, $8,000 का हमने क्या किया, क्रूड ऑयल खरीद लिया। ठीक है। वॉर शुरू हुई, 100 बैरल ही हमने खरीदा, कितने में, 120, 130, 120 में मान लो $120 पर बैरल, तो कितना हो गया, 1,20,000 का हो गया ना, सॉरी 12,000 का, 12,000 का हो गया ना। पहले हम 8,000 का खरीद रहे थे 100 बैरल, अब हम 12,000 का खरीद रहे हैं 100 बैरल, खरीद रहे हैं हम 100 बैरल ही। जबकि अगर हम देखें तो इंपोर्ट वॉल्यूम में हमने कमी करी है, वॉल्यूम इंपोर्ट में कमी करी है, लेकिन बिल कितना बढ़ गया, 54% बिल बढ़ गया, 54% बिल बढ़ गया। तो 54% बिल बढ़ने से क्या हुआ, पहले सरकार 8,000 पे टैक्स लगा रही थी, अब सरकार ने 12,000 पे टैक्स लगा दिया, तो टैक्स सरकार को ज्यादा मिला। गोल्ड के प्राइस बढ़े, गोल्ड के प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि वॉर हुई, लोगों ने पैसा पेट्रोलियम से और बाकी जगहों से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, गोल्ड के प्राइस बढ़ गए। हम गोल्ड इंपोर्ट ना करें इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ा दी। ये तो मोदी जी ने कहा ही था कि गोल्ड मत खरीदो, लेकिन कहने के साथ साथ एक काम और किया था कि गोल्ड पे ड्यूटी भी बढ़ा दी थी। तो वो ड्यूटी बढ़ने से क्या हुआ, गोल्ड प्राइस 60% बढ़े, और हमने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इंक्रीज इन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। तो 6% थी जो कि इंपोर्ट ड्यूटी, उसको 13% कर दिया, हाँ 15% कर दिया, 6 से 15%। तो वो बढ़ाने से क्या हुआ, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, है ना। रुपये का डेप्रिसिएशन होना भी इसके पीछे कारण है। कैसे, पहले मान लो हम लोग 100 रुपए में, सॉरी पहले हम लोग 80 रुपए में क्या कर रहे थे, $1 का सामान इंपोर्ट कर रहे थे। अब इसी $1 का सामान इंपोर्ट करने के लिए हमको 96-97 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो पहले बिल आता था 80 रुपए, 80 रुपए पे सरकार 12%, 5% जितना उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी होता है जीएसटी लगा देती थी। अब 96, 97 के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो यहां पे भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं फ्राइट चार्जेस बढ़ गए,
फ्राइट चार्जेस बढ़ गए, मतलब कि जो शिप लेके आ रहा है, पहले शिप कहता था कि 1 बैरल ऑयल हम आपको इतने रुपए में लाके दे देंगे, या $1 $2 में लाके दे देंगे। अब कह रहा है कि $3 चाहिए, प्राइस बढ़ गया उसका। तो इंडिया के अंदर लैंडिंग प्राइस भी बढ़ गया, जो प्रोडक्ट है उसका लैंडिंग प्राइस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि फ्लाइट चार्जेस भी बढ़ गए, शिप के चार्जेस बढ़ गए, तो लैंडिंग प्राइस बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ गया, तो इसलिए टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है। ये सारे कारण है टैक्स कलेक्शन के ज्यादा होने के। ठीक है, वाई द सर्ज इज अनवेलकम, क्योंकि ये आया कैसे है, हायर प्राइस, कॉस्टलियर इंपोर्ट, रुपी वीकनेस, इंपोर्ट ड्यूटी चेंजेस, इंपोर्ट ड्यूटी को जो चेंज किया उसके अंदर, और एक्सटर्नल इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, एक्सटर्नल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो बाहर से हम लोग महंगा सामान खरीद रहे हैं, उससे जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ना कि हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से। बस यही कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, एक ये प्रीलिम्स के हिसाब से, डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना, निमहांस। मेरठ के अंदर निमहांस है, सुना है? सेम है, निमहांस हॉस्पिटल है मेरठ के अंदर एक। ठीक है, और ये क्या है, मेरठ, मेरठ के अंदर जो है वो मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटी के सामने, नहीं देखा? निमहांस नाम का एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, और ये क्या है, निमहांस है। निमहांस क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये अच्छा खासा बड़ा है। वो देखा है यूनिवर्सिटी के सामने इजी डे खुला हुआ था पहले, विशाल मेगा मार्ट, उसके सामने ही है। ठीक है, तो बेंगलुरु में, कर्नाटका में, याद रखेंगे। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक आई स्लीप्स करके वो निकाला है, ऐप कह सकते हो, कि क्या करेगा, पॉलीसोमोग्राफी डेटा सेट फॉर स्लीप एनालिसिस इन आइसेमिक स्ट्रोक पेशेंट्स। आइसेमिक स्ट्रोक पेशेंट्स, इंसोम्निक जो लोग होते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात को, या जो लोग अच्छे से पूरी अपनी नींद नहीं लेते हैं, उनके अंदर हार्ट स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाता है। तो उस स्लीप पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए, कि कितनी देर डीप स्लीप में रहे, कितनी देर आपकी ब्रीदिंग कैसी थी उस समय पर सोते समय, तो वो सारी चीजें एनालाइज कौन करेगा, आई स्लीप्स। किसने लॉन्च किया है, निमहांस ने लॉन्च किया है। तो ये वन वर्ड की तरह याद रखो इसको, बस इसमें बहुत ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आइसेमिक स्ट्रोक बोलते हैं जो ब्लड फ्लो के ब्लॉकेज की वजह से होता है, हेमरेज, और हेमरिक स्ट्रोक बोलते हैं जो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ब्रेन रिपेयर के लिए हमको सोना चाहिए, सोने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा ब्रेन रिपेयर हो सके, मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए, फंक्शनल रिकवरी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रॉपर स्लीप उसको बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ रिकवरी के लिए। ठीक है ना, तो बस इतना सा याद रखो, बाकी और कुछ भी इसके अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमारी कक्षा का समापन होता है। किसी का कोई डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी थी ना, मतलब आज इतने ज्यादा टॉपिक नहीं थे, इतने सीरियस टॉपिक नहीं थे, पूरा का पूरा तो एआई पे ही था। अलग अलग डायमेंशन से हमने एआई को देखा, जुडिशियरी के डायमेंशन से देखा, इंटरनेशनल डायमेंशन से देखा, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन से देखा, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन से देखा, उसके बाद फिर वो जो अंडर सी सबमरीन केबल्स बिछ रही हैं उसके डायमेंशन से देखा। तो सब कुछ एआई पे ही सेंटर्ड था आज का डिस्कशन।